अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में एक इशू ऐसा है कि जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं, कम अज़ कम पूरी कौम मुत्तफिक है, सारी पार्टियां मुत्तफिक हैं, हुकूमत और अपोजिशन भी मुत्तफिक है, हर शख्स एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक है। और वो इन सब का इत्तफाक जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान की इकानमी का बहुत बुरा हाल है। आपका वज़ीर आज़म भी पहले तो बंद कमरों में मुलाकातें करके मांगा करते थे लोगों के पास जाकर, अब तो स्टेज से मांगना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके सामने एक तकाबली जायज़ा रखूँगा जो बड़ा चौंका देने वाला है, बड़ा होश रुबा है। फिर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। आप देख लें कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी जो है वो अमेरिका की है, जो कोई 25 ट्रिलियन की इकानमी है, और अमेरिका के रिज़र्व कोई 20 ट्रिलियन है। लेकिन अमेरिका की जो कैबिनेट है उसके टोटल मेंबर 24 हैं, वाइस प्रेसिडेंट को मिलाएं तो 25 हो जाते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी चाइना की है जो कोई 15 ट्रिलियन की है, और जिसके आप देखें कि जिसके वज़ीर जो हैं वो टोटल कोई 26 वज़ीर हैं। तीसरी इकानमी इंडिया की है, और भी बहुत हैं लेकिन मैं इंडिया से तकाबली जायज़ा करूँगा चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन भी आलमोस्ट पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। इंडिया की इकानमी जो है 266 बिलियन डॉलर की है, और उसके पास रिज़र्व जो है वो 650 बिलियन डॉलर के हैं, और इंडिया के अंदर 1.5 अरब की आबादी के बावजूद 31 वज़ीर हैं। और अब पाकिस्तान की तरफ आए कि पाकिस्तान की टोटल इकानमी कोई 28 बिलियन की है। पाकिस्तान के रिज़र्व 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं, और पाकिस्तान के की जो कैबिनेट है उसकी तादाद 75 है, स्पेशल असिस्टेंट मिलाकर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमारी हुकूमत ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सीखा है कि नहीं। अब देखें कि जब 2006 में पाकिस्तान के टोटल कर्ज़े जो थे वो 37 बिलियन डॉलर के थे, 37 बिलियन डॉलर, और आज पाकिस्तान के कर्ज़े 275 बिलियन डॉलर के हो गए हैं। यानी 2006 से लेकर 2023 तक कितने साल हुए? 16-17 साल हुए। इन सालों के अंदर किस हद तक पाकिस्तान की इकानमी ख़राब हुई है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने हुकूमतें की वो इसके ज़िम्मेदार हैं, और जो हुकूमतों को उखाड़ते थे, लाते थे, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हर वो शख्स जो इक़्तिदार में रहा है वो इसका ज़िम्मेदार है, किसी न किसी हद तक हर शख्स कसूरवार है। लेकिन क्या जिन लोगों पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है, जो इस मईशत को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं, इतने कर्ज़े लेकर उन्हें उड़ाने के ज़िम्मेदार हैं, वो कर्ज़े लेकर गए कहाँ? जब कर्ज़ा लेते हैं आप तो इसलिए लेते हैं कि आप मुल्क की प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे, उसको इस्तेमाल करके आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनमें बेहतरी लाएंगे, प्रोडक्शन में बेहतरी लाएंगे, ज़र मुबादला आपके पास आएगा, आप चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, बाहर की दुनिया में भेजेंगे, वहाँ से आपके पास मज़ीद डॉलर आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन पैसे गायब हैं। ये कहाँ हैं?
किस हद तक कितने बाहर के बैंकों में आ गए हैं, कौन लाया है, किस तरह लाया है। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपने पिल्लोज़ के अंदर अपने तहखानों में रखे हुए हैं, बैंकों में कहाँ हैं। ये 275 बिलियन डॉलर के जो कर्ज़े आपके बड़े हैं, ये पैसे हैं कहाँ। जो लोग हुक्मरान रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कौम को कि ये पैसे कहाँ हैं, और कौम को इसका जवाब लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। हमें एक एक पाई का हिसाब दें, क्योंकि जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपको अमानत यानी कौम के ख़जाने पर बिठाया जाता है, फिर अमानत दयानत से आपने काम लेना होता है। लेकिन ये तो अमानत दयानत की बात अलग है, ख़यानती बदशांति की बात अलग है। ये तो सीधा सीधा डाका पड़ा है, चोरी हुई है। पाकिस्तान के पैसे गायब हो गए हैं, वो भी कर्जा लेकर, जिसके ऊपर आपको सूद देना पड़ता है। ये पाकिस्तान का सरमाया कहाँ गया। लोग बेचारे अभी रो रहे हैं रोटी के लिए, रोज़गार के लिए, इलाज के लिए। कोई सहूलत नहीं है लोगों के पास। इतने कर्जे लेने के बावजूद आखिर ये कर्जे कहाँ गए। इसके ज़िम्मेदार सारे हुक्मरान हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियंस हो। और मैं समझता हूँ कि उनका यौम हिसाब करीब आ चुका है। लोग उस जगह पहुँच चुके हैं कि जहाँ उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। देखिए, उम्मीद इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो आपको हौसला देती है, सहारा देती है, सब्र सिखाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लोग नाउम्मीद हो रहे हैं। लोग हर आने वाले को मसीहा समझते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा होता है। अब की बार लोग इमरान खान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इमरान खान को मसीहा समझते हैं, उनके लिए वो उम्मीद की किरण है। लेकिन हुकूमत, पीडीएम और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी उसको रास्ते का कांटा समझते हैं। वो उस कांटे को हटाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। चाहे इकानमी मज़ीद बर्बाद होती है तो होती रहे, मुल्क तबाह होता है तो होता रहे। ऐसा ही तो किया था पहले 71 में भी जनरल यहिया ने। जिस शख्स ने अक्सरियत ली थी उसको इक़्तिदार नहीं दिया था, चूँकि पाकिस्तान के जनरल साहब नहीं चाहते थे। उसका नतीजा आपके सामने है कि मुल्क दो लख्त हो गया। और लगता है कि अब भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान के वो लोग जिनके पास ताकत है, ताकत पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके सामने सर उठा के बात कर सके। आप देखें, यानी आप देख लें, किसी भी शोबे को देख लें, सियासत को देख लें, कि एक सियासी पार्टी जो आवाम की मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त, इमरान खान, उसको आप हज़ार बुरा भला कहें, जो भी कहें, लेकिन आवाम की अक्सरियत उसके साथ है। लेकिन आप उसकी जान लेना चाहते हैं, उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं हर सूरत में, चूँकि ये आपकी अना का मसला है। और शायद आप ऐसा किए बगैर आपको आराम नहीं आएगा, आपको सुकून नहीं आएगा। पाकिस्तान जाए भाड़ में, इससे आपको कोई गरज नहीं लगता। ये है। दूसरा शोबा होता है सहाफ़त का, जो आईना दिखाता है और जिसका काम है सच बयान करना, आईना दिखाना, लोगों को हक बात सामने लाना। और पाकिस्तान का एक अनमोल हीरा, मैं समझता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, उससे बड़ा बाज़मीर, बाकिरदार और मुहिब वतन जर्नलिस्ट कोई नहीं था। अरशद शरीफ, उसके ऊपर आपने 16 FIR दर्ज की, मुल्क बदर किया और बाहर ले जाकर मारा, उसको शहीद कर दिया, उसको सिर्फ अपनी खिफ्त मठाने के लिए। मज़हब को देखें, मज़हब का ये हाल है कि आए रोज़ जो बेचारी अक़लियतें हैं उनके साथ आप जुल्म करते हैं और लिंचिंग तक होती है। सियालकोट का वाक़या मुझे याद आके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह उस शख्स को आपने मारा सिर्फ और एक्सप्लॉइट किया इस्लाम के नाम पर, यानी इस्लाम को भी आप इस्तेमाल करते हैं।
پھر روزگار دیکھ لیں لوگوں کے پاس نہیں ہے، انصاف کا قانون دیکھ لیں آپ، کہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا، وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، وکیلوں پہ وکیل کرتا ہے، اور حتیٰ کہ کئی لوگ مقدمے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں وہ مقدمے لڑتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، لیکن خواص کے لیے راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں، راتوں رات لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کس قسم کا ملک ہے، کس قسم کی جمہوریت ہے، کس قسم کا معاشرہ ہے؟ شاید آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں، شاید آپ کو یہ برا نہ لگے، چونکہ آپ عادی ہو گئے نا دیکھ کے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تو افسوس ہوتا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں انسان کی قدر ہے۔ دوستو، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پہ ہم نے ایک چرچ خریدا، کوئی 8 ایکڑ پہ مشتمل تھا، اور کلوزنگ ہو گئی، ہم نے پیسے دے دیے، اور چرچ وہ خالی نہیں کر رہے تھے جو پریسٹ تھے کہ جی یہاں مسلمان اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ادھر ارد گرد لوگوں کو سازش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، تو ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہم نے جج سے کہا کہ اس طرح ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، تو یہ صاحب جو ہے ہمیں قبضہ نہیں دے رہے۔ جج نے شرف کو بلایا، یعنی جو پولیس اس کے پاس ہوتی ہے، کہ کل 12 بجے اس پریسٹ کو میری عدالت میں ہونا چاہیے، اور دوسرے روز 12 بجے وہ پریسٹ جو تھے، پادری، وہ عدالت میں آ گئے۔ جج نے کہا میں آپ کو، کیوں آپ ایسا کرتے؟ اس نے کہا جی یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر کیا، تم نے ڈیفالٹ کیا، تم نے بینک سے لون لیا، پیمنٹ نہیں کی، انہوں نے بینک کو پیسے دے کے یہ جگہ خرید لی، تو یہ مسجد بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چرچ بھی عبادت گاہ تھی، یہ بھی عبادت گاہ بنا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی اور زوننگ نہیں، کوئی اور چیز یا شاپنگ مال نہیں بنا رہے، تو البتہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ 30 دن کا میں آپ کو نوٹس دیتا ہوں کہ اپنا سامان وہاں سے اٹھا لو، ورنہ پولیس اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ تو دوستو 30 دن کے اندر وہ پادری صاحب جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے مسجد بنا لی جو 8 ایکڑ پہ ہے۔ تو 8 ایکڑ کا مطلب یہ ہوتا کہ شاید 64 کنال کے اوپر، اور اسلامک سکول بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ یہ معاشرہ کیوں کامیاب ہے؟ کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سکھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہندو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جوش کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کرسچن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انصاف کی آنکھ سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے قانون؟ صرف غریب آدمی کے لیے ہے، کسی امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ آئین کی تشریح عدالتیں اپنی مرضی سے کرتی ہیں، عدالتیں کیا، حکومتیں اپنی مرضی سے کرتی ہیں، اور اتنی افسوسناک صورتحال ہمیں دیکھ کے احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جو ظلم کا معاشرہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ظلم ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ظلم جو حکمران اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بند کر دو۔ آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ۔ لگتا ہے کہ آپ بہرے ہو، گونگے ہو، اور اندھے بھی ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہ آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ آپ کے کان کام کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کا ضمیر سو جائے نا، تو شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے کہیں سب اچھا ہے۔ سب اچھا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنے کنڈکٹ کو بدلو، اور اس ملک کو مزید گہرائی میں نہ پھینکو۔ یہ لوگ جب اٹھیں گے نا، تو ابھی آپ لوگوں کو نوچ رہے ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب بھوکے ننگے ہو جائیں تو آپ لوگوں کو نوچ لیں۔ اس وقت سے ڈرو، چونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے حوالے سے۔ خدا حافظ۔